नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं गानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और हमारे साथ मेहमान है अनंत विजय जी। आज प्रोग्राम में है सर, बहुत स्वागत आपका। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं रोज की तरह, बहुत स्वागत सर आपका भी। कमोडोर एस बैल हमारे साथ हैं, वेलकम सर। और समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ, बहुत स्वागत आपका भी। और आपको बता दें, चुनावी साल है तो बिहार में ऑफर्स की बहार तो होनी है और वही हो रही है। मैं फ्री कहूं तो इको की साउंड तो कहीं से आनी चाहिए ना। फ्री फ्री फ्री, वही हो रहा है बिहार में। फ्री फ्री फ्री। जी हाँ, नीतीश कुमार जो कभी फ्री बिजली का विरोध करते थे, उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर डाला है और बिहार में 1 करोड़ 37 लाख उपभोक्ताओं को जो है इसका फायदा मिलेगा। नीतीश कुमार ने खुद इसके बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है। और खास बात यह है कि फ्री बिजली स्कीम जुलाई महीने से ही, मतलब इसी महीने से शुरू हो जाएगी। इसी महीने के बिल से आपको ये 125 यूनिट बिजली फ्री मिलने लगेगी। मतलब 1 अगस्त को जो बिल आएगा बिहार में ज्यादातर घरों के अंदर, उसमें 125 यूनिट बिजली फ्री होगी। और नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि ऐसे 1 करोड़, मैंने आपको आंकड़ा दिया, 37 लाख ऐसे हाउस होल्ड हैं जो 125 यूनिट से फ्री बिजली से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। मतलब 1 करोड़ 37 लाख घरों का बिजली का बिल आ जाएगा 0। लेकिन ये तो एक कड़ी में, क्रम में एक और फैसला है। वो तो एक के बाद एक ऐसे ही लुभावने वादे कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार को ऐसे ही वादे सत्ता में वापस ला पाएंगे? आज नीतीश कुमार ने एक और वादा किया। वृद्धा और विधवा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी है। अब विपक्ष कह रहा है कि बिहार में तो बिजली ही नहीं मिलती, मुफ्त क्या दोगे नीतीश जी? आरजेडी इसे अपनी जीत भी बता रही है, क्योंकि उनका कहना है कि तेजस्वी यादव ने 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था, नीतीश कुमार ने उनकी स्कीम चुरा ली। और ये बात वो हर स्कीम पर कहते हैं कि युवा वोट बनाया तो हमने कहा था बना दिया, हमने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे तो ये 1 करोड़ तक पहुंच गए, हमने कहा 200 यूनिट बिजली तो उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। लेकिन इसमें एक बात सही है, आरजेडी ये भी कह रही है कि हमने नीतीश कुमार को नाक रगड़ने को मजबूर कर दिया। मतलब क्या? अपने कहे पर पलटने को मजबूर कर दिया। नीतीश कुमार हाउस में ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह चुके हैं कि हम फ्री बिजली नहीं देंगे। और उन्होंने कहा हम बहुत कम दर पर बिजली देते हैं बिहार की जनता को, लेकिन मुफ्त हम नहीं देंगे। बहुत से राज्य हैं जो मुफ्त बिजली देते हैं, लेकिन हम नहीं दे सकते। आज मैं आपको वो बयान भी सुनाऊंगा और उसमें उन्होंने उसका पूरा लॉजिक दिया था कि कोयला मेरे पास नहीं है, ट्रेन मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता फ्री बिजली मुफ्त। और राज्यों की तरह मैं ये काम बिहार में नहीं करूंगा और ये हम सब की सुरक्षा के लिए है कि हम फ्री के लालच में ना पड़ें। वही नीतीश कुमार आज फ्री 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 कर रहे हैं। सुनिए। नहीं, मास्टर स्ट्रोक नहीं की, किसी और मास्टर से आप लिया गया ये स्ट्रोक है। तो जब आप तेजस्वी जी की पेंशन बढ़ोतरी को आधा अधूरा, पूरा तो नहीं ले पाए, बिजली भी जो निःशुल्क करने की उनकी 200 यूनिट की उनकी कमिटमेंट थी, उसमें से 125 किया। तो जब आइडियाज़ ले रहे हो ना, तो आइडियाज़ का स्वामित्व जिसके पास है, कह दो कि वही चीफ मिनिस्टर है। तेजस्वी ही चीफ मिनिस्टर मटेरियल है, हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ड्रॉ की हुई लकीरों को आप फॉलो कर रहे हैं प्रतिदिन। ये बड़े 90% बिहारी को बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। ये बिहार के गरीबों के लिए, आज प्रधानमंत्री जी का जैसे 80% लोगों को मुफ्त अनाज की व्यवस्था, अब बिजली मुफ्त। ये लोग नकल करने वाले लोग राजद के लोग हैं और ढोल बजाने वाले लोग हैं। तो ये तो आज के बयान थे। अब मैं आपको नीतीश कुमार का एक पुराना बयान सुनाता हूं, जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि हम फ्री की स्कीमों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम सबकी सुरक्षा इसी में है कि ये फ्री के लालच में न जाएं और बिजली फ्री हम नहीं देंगे। हम शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा। अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग, और इसीलिए देते हैं कि वो सुरक्षित रहे। कितना कम पैसा में देते हैं, कितना बड़ा पैसा लगता है सरकार को बिजली लेने में, और कितना कम पैसा देते हैं। आप सब लोग रहे एक बात जानते रहे, अब आज बोल रहे हैं। और बाकी कई राज्यों में कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे, और हम तो शुरू से यहां बोलते रहे, बाहर बोलते रहे, यहां तक कि चुनाव के दौरान जब भी चुनाव होता था वहां पर भी हम खड़ा होकर के बोल देते थे
कि ये सबकी सुरक्षा के लिए है। अगर उसको थोड़ा पैसा लगेगा, हल्का सा पैसा लग रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही खत्म कर देते हैं। तो सुन लिया आपने नीतीश कुमार को। यही थे नीतीश कुमार कुछ वक्त पहले, और आज वही ट्वीट करके बता रहे हैं 125 यूनिट बिजली फ्री। अब हम 5 लोगों में एक ही हैं बिहार के। अक्सर मैं सर आजकल बिहार की जब भी बात कर रहा हूं ये हो जा रहे हैं प्रोग्राम में, पता नहीं कैसे। और आज भी देखिए रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, ये बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज कहानी कुर्सी की में। बताइए सर, नीतीश जी बदल गए हैं या चुनाव का माहौल बदल गया है? सौरभ जी, बिहार बदल गया है। अच्छा, आज देखिए उस बिहार में इतनी बिजली या उतना धन तो कम से कम है कि वो अपने जनता को फ्री में बिजली दे सकता है। एक ज़माना था जब बिहार में 12 घंटे 16 घंटे, और हमने तो बिहार में वो दौर भी देखा है जब रात को 2 बजे बिजली आती थी तो माँ कहती थी कि उठ जाओ, स्विच ऑन कर दो, टंकी भर लो पानी का, कल दिन भर बिजली नहीं आएगी। लेकिन आज बिजली की ये स्थिति है बिहार में कि बिजली जा नहीं रही है, और बिहार के पास इतना पैसा है कि वो अपनी जनता को जन कल्याणकारी के नाम पर ही फ्री भी तो दे सकता है। ये बिहार के लिए खुशी की बात है। मुझे तो लगता है कि नीतीश कुमार को ये काम पहले कर देना चाहिए। आप कह रहे हैं निभा ली जाएगी बिहार की सरकार, बिहार की अर्थव्यवस्था इसको? मुझे तो ऐसा ही लगता है भाई। आप अर्थव्यवस्था की अगर बात करिए तो पंजाब पर कितना कर्जा है वो देख लीजिए, और बिहार पर कितना कर्जा है वो देख लीजिए। पंजाब में कितना फ्री भी दिया जा रहा है, बिहार में कितना फ्री भी दिया जा रहा है, देख लीजिए, ये स्पष्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर हम ये रेवड़ी बांटने के कल्चर को अगर एक साथ खत्म करना चाहते हैं तो सभी राजनीतिक दलों को एक प्लेटफॉर्म पर आके और इस पर निर्णय लेना पड़ेगा। अन्यथा ये लेवल प्लेइंग फील्ड जिसके बारे में कांग्रेस और अन्य दल करते हैं वो तो मिलेगा नहीं। आप कहते हो कि हम 7,000 रुपया देंगे, मोदी जी कहते हैं हम 2,000 रुपया देंगे। ये तो मोदी, किसानों की बात कर रहा हूं मैं, तो ये तो मोदी की क्रेडिबिलिटी है कि उस पर विश्वास कर लेता, आपके 7,000 पे नहीं करता, 2,000 पे कर लेता है। बावजूद इसके मैं ये कह रहा हूं कि बिहार सरकार की जो ये घोषणा है, इसका बिहार की जनता, मुझे लगता है ये सचमुच, अभी झा साहब कह रहे थे कि दूसरे मास्टर का लेके स्ट्रोक चल दिया, पर खेल में क्या होता है ना कि अगर आप हेलीकॉप्टर शॉट भी लगाते हो तो उस पर किसी का कॉपीराइट तो नहीं है, किसी का भी शॉट आप लेके उसको लगा दिया। ठीक है, नहीं ठीक है, और ये बात भी सही है कि हर राज्य में हो रहा है, हर राज्य में हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार को अपने स्टैंड से पलटना पड़ रहा है, तो ये कोई उनकी कमजोरी तो दिखा रहा है ना? कमजोरी दिखा रहा, आप इसको कमजोरी की तरह देखते हैं, मैं इसको जन भावना का सम्मान की तरह देखता हूं। बिहार के लोग कहते हैं कि भाई दिल्ली के लोग को जब इतना, उनका पर कैपिटा इनकम देख लो, हमारा पर कैपिटा इनकम देख लो। जब दिल्ली में इतने धनवान लोगों के रहने के बावजूद बिजली पानी फ्री है, तो बिहार की जनता ने क्या गुनाह किया है भाई? ठीक है, ठीक, तो बिहार की जनता को भी वोट में वही मास्टर स्ट्रोक या मास्टर का स्ट्रोक, या अब एक और बात पर पलटने का इल्जाम नीतीश कुमार पर? वो तो तेजस्वी जी बोलते रहते हैं उनको पलटू चाचा, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। देखिए, इस पर क्या होता है कि जब आपके पास बात आए तो आप उसको कैसे भी मास्टर का स्ट्रोक को मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। अभी तक ये चर्चा करते हैं, यदि मान लीजिए कोई और सरकार ये फैसला करती तो आप सारा का सारा जो FRBM और प्रधानमंत्री जी की रेवड़ी बांटने की योजना और जो भी आलोचना है, केवल प्रधानमंत्री जी नहीं, सब लोग, दूसरी पार्टियां उसको चर्चा करती रहती, जैसे केजरीवाल जी को लेकर हुआ या किसी और सरकार को लेकर हुआ। खुद नीतीश जी जब कह रहे हैं कि भाई हम सस्ती बिजली नहीं देंगे, मुफ्त में बिजली नहीं देंगे, और वो आ गए बिजली पर, तो इसका मतलब पलट तो है ही नहीं है। अब ये सबके साथ होता है कि नहीं होता है, ये तो आपको ही तो स्टैंड करना है ना। यदि सब वैसा ही कर रहे हैं तो फिर नीतीश कुमार में फर्क क्या है सुशासन बाबू में? इसको देखिए। दूसरी बात, मैं देख रहा था कि नीतीश कुमार जी बोले कि बिहार में सबसे सस्ती बिजली मिलती है। मैंने 6 बड़ी स्टेट्स देख ली, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है। उन सब में सबसे महंगी बिजली उत्तर बिहार में मिलती है। अच्छा, हाँ, पहली बात। और आजकल तो स्लैब्स में हो गई तो वो और महंगी पड़ती है। वहाँ पर 50 यूनिट्स पर स्लैब बनाया है, दिल्ली में 200 यूनिट पर बनाया है, महाराष्ट्र में 100-125 यूनिट पर बनाया है। हालांकि नीतीश कुमार का बयान पुराना है। हाँ, नहीं वो तो लेकिन पुराना मतलब खत्म हो जाता है, उसकी एक्सपायरी है क्या? नहीं, पुराने का मतलब आप जो दरें बता रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि उस वक्त क्या दर थी बिजली की जब वो कह रहे हैं कि हम सस्ती बिजली मसला नहीं है, उस लिहाज से मैं कह रहा हूं। नहीं तो वो उसमें भी कंपैरेटिवली कोई वो इतना बड़ा नहीं है, वो मसला वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि इस पर तय होना चाहिए, और मैं आनंद जी की इस बात से सहमत हूं, या तो देश भर में सहमति बन जाए कि भाई इस तरह की रेवड़ी नहीं बांटे। लेकिन रेवड़ी बांटे कि नहीं बांटे, आप खुद किस बात पर तय करते हैं, स्टैंड करते हैं, उस पर आप खड़े हैं कि नहीं खड़े, ये बहुत महत्वपूर्ण ये बात दोष है। नहीं इनको दिया जा, सिर्फ इनको ये दोष नहीं दिया जा सकता कि आप कोई फ्री भी बांट रहे हैं, जब सब कर रहे हैं ये काम।
नहीं तो सब तो कुएं में गिरते हैं तो आप गिर जाते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं ये मतलब लॉजिक ही नहीं है ना। नहीं, मैं पूछ रहा था क्या आप ये ऐसा कहना चाहते हैं? मैं ये पूछ रहा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो मजबूरी आजकल ऐसी हो गई है, पॉलिटिकल कंपल्शंस आपके पास ऐसे हो गए हैं कि अब नीतीश कुमार जी को लगता है कि वैसे भी ऐसा होता है जब आप वेंटिलेटर पर होते हैं ना, तो बाबा जी की भभूत भी खाते हैं, होम्योपैथी की दवाई भी लेते हैं, आयुर्वेद का चूर्ण भी लेते हैं, और डॉक्टर जो खड़ा हुआ है वो जो कहता है वो भी लेते हैं। ठीक है, तो वेंटिलेटर पर है बिहार की सरकार, मतलब इस वक्त ये चुनाव जो है इतना इंपॉर्टेंट हो गया। हाँ सर बताइए। देखिए सर, अब सभी सरकारों को हो गया है कि उधार लो और घी पियो। 16,000 करोड़ रुपया वो लोन लेने के लिए भी 4 दिन पहले बिहार सरकार ने लिखा है रिजर्व बैंक को कि 16,000 करोड़ रुपया चाहिए, और आज के तारीख में बिहार के ऊपर 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। और नीतीश कुमार के 20 साल की सरकार का ये आउटकम है कि 20 साल में सत्ता में रहने के बाद उन्होंने वापस सत्ता में आने के लिए जनता को ये कहना पड़ता है कि भाई आपको हम सब 150 या 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आप चुनाव में हमें ध्यान रखना। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी तो सरकार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में है। नीतीश कुमार तो तीसरे नंबर की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे बड़ा दल बिहार में है और सबसे प्रभावशाली सरकार के अंदर में है। तो भारतीय जनता पार्टी जब इस बात का विरोध करती है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी तो रेवड़ी कल्चर के खिलाफ है, लगातार कहती है कि भाई रेवड़ी कल्चर से कौन सी रेवड़ी नहीं बांटती सर भाजपा? लेकिन बांटती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अगर ये महिलाओं कहते को, हैं, बहनों को पैसे ठीक है, दिए, महाराष्ट्र में दिया, हरियाणा में क्या नहीं दिया, दिया दिल्ली के अंदर घोषणा करी, सब जगह घोषणा की है। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप कहते हो कि भाई अरविंद केजरीवाल ने जो रेवड़ी कल्चर शुरू किया था तो उसे अगर खत्म करने की बात करना है, और अगर सब सरकारें बिजली फ्री देने लगेगी, पानी फ्री देने लगेगी, अगर ये कह देगी कि भाई आपको जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है चुनाव के पहले हम 400 से 1100 रुपये हम कर देंगे, आपके 92 लाख बिहार के अंदर जो गरीब है उनको 2 लाख रुपए एक मुश्त राशि हम व्यवसाय शुरू करने के लिए देंगे, तो पैसा तो आपको कर्जा लेना पड़ेगा ना। तो 20 साल की जो बदहाली है बिहार के अंदर वो तो नीतीश कुमार बहुत ज्यादा दूर नहीं कर पाए। क्राइम की बिहार के अंदर क्या हालत है, नीतीश कुमार और क्राइम पे आते हैं सर अभी। तो मुझे लग रहा है कि ये चुनाव की मजबूरी है कि आपको वोट चाहिए तो आप सब फ्री में दो, बिजली भी दो, पानी भी दो, किसी भी उधर भी सरकार में आ जाओ। ये फ्री का जो मामला है ये वो रेजिस्ट करते रहे अभी तक। भाई 20 साल सरकार में आज तक तो नहीं किया था, लेकिन अब नीतीश कुमार को भी इस पे आना पड़ा, जो ऑन रिकॉर्ड है कि मैं ये काम नहीं, मैं इसको ठीक नहीं मानता हूं। तो ठीक है, अब ये आज की दौर की राजनीति की, चुनावी राजनीति की मजबूरी, सारे जो ऑन रिकॉर्ड पर थे वो सब लोग आ गए ना, रेवड़ी और गजक तक आ गए रेवड़ी के बाद। इसमें मैं बस यही कहना चाहता था कि थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा है मुझे इस समय पे नीतीश कुमार जी पे, कि अगर उनको ये बात करनी पड़ रही है कि 125 यूनिट बिजली को फ्री देना है, जबकि 2,93,000 करोड़ जो 2023 के अंदर उनका डेट था, अब तो 4 लाख करोड़ के आसपास जैसे कि सर बोल रहे थे, और पिछले साल पुल गिरे 12, और साथ में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं, और फिस्कल डेफिसिट जो 2.6% था 2018-19 में, आज वो बढ़ के 5.97%, यानी कि 6%, यानी कि डबल फिस्कल डेफिसिट पे आ गया। इस समय किसी भी हालत में नहीं है बिहार कोई भी फ्रीबीज देने के लिए। अगर वो फ्रीबीज दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि पीपल का विश्वास शायद नीतीश कुमार से उठ रहा है बिहार में। लेकिन जो दूसरी प्रॉब्लम है उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं, और ये है क्राइम। अब इस पर कल एक ऐसा बयान आया, और वो भी बड़े सीनियर पुलिस अफसर का, आप सुनेंगे तो शायद आपको भी बड़ा शॉकिंग लगे, अजीबोगरीब सी बात लगे। पहले तो जो अभी वहां आज ताजा घटना हुई है वो मैं आपको बता देता हूं। अब नीतीश कुमार की पुलिस चाहे कितने भी दावे करे, लेकिन बिहार में अपराध नहीं रुक रहा, और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं, वो रोज पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं। बिहार की राजधानी जैसे क्राइम कैपिटल बन गई है। आज सुबह पटना में एक अस्पताल में अंदर गोली चल गई। पटना का पारस अस्पताल है, और यहां पर एक कैदी परोल पर अपना इलाज कराने के लिए भर्ती था। तभी हथियारों से लैस 4 बदमाश अस्पताल में दाखिल होते हैं, और इस कैदी के ऊपर, जिसका नाम चंदन मिश्रा है, इसके ऊपर वो ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। अस्पताल में मौजूद तमाम दूसरे मरीज, तीमारदार सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। जिस कैदी पर फायरिंग हुई है उस पर भी हत्या के 1 दर्जन मुकदमे चल रहे हैं। अब ये गैंग वॉर का मामला है, पुलिस ऐसा ही बता रही है। पटना के दानापुर में आज एक और वारदात हुई। दानापुर में एक 20 साल के लड़के की धारदार हथियारों से बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। अब इस लड़के शिवम का शव उसके घर वालों ने इसका शव दरवाजे के बाहर मिला। और अब ये देखिए जरा आप, जिस घटना का मैं पहले जिक्र आपसे कर रहा था, वो अस्पताल में दाखिल होते हुए अपराधी हाथों में सबके पिस्तौल है, चेहरा ढकने की कोशिश कर रहे हैं, ढका हुआ है चेहरा। और उस वार्ड में या वो कमरा उसमें जिसमें वो व्यक्ति जो है, वो चंदन मिश्रा जो कैदी था, वो इलाज जिसके लिए भर्ती था, कमरे में सभी लोग दाखिल होते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। कई राउंड गोलियां चलाई इसने, इन लोगों ने, और उसके बाद फिर आराम से फरार भी हो जाते हैं। तो ये तो हाल है, आप देखिए सरेआम फायरिंग हो रही है।
ये गैंग वॉर में शामिल लोग जो हैं दाखिल हो रहे हैं अस्पताल के अंदर और एक दूसरे अपराधी के ऊपर गोलियां चलाकर फरार हो जाते हैं। 4 लोग हैं और मेरे ख्याल से चारों के हाथ में पिस्तौल थी। आप ये इसका अंदाजा आप लगा लें। तो यही होता है जब इनको अपराधियों में खौफ ना रह जाए, पुलिस का, कानून का जब खौफ ना हो तो भी वो इस तरीके से खुलेआम कोई सी अपराध को करने के बारे में सोच सकते हैं, वो भी ऐसा अपराध। ये देखिए आप सब बड़े आराम से अस्पताल के अंदर आए हैं, हाथ में पिस्तौल थी, निकाली पिस्तौल और फिर कमरे के अंदर, को मालूम था कौन से कमरे में जो है वो अपराधी छिपा हुआ भर्ती है, और सब जाकर के वहां पर अंदर जाकर के गोलियां चलाते हैं और उसके बाद फिर भागते हुए भी आपको दिखाई देंगे। और केवल इनमें से एक ने ही शायद चेहरा छिपाया था, वो कैप पीछे वाला, केवल कैप लगी हुई। बाकी लोग तो चेहरा भी नहीं छिपाया किसी ने। मतलब ये भी नहीं हुआ कि भाई 4 लोग हैं, किसी ने चेहरा नहीं छिपाया। 5 हो गए। सीसीटीवी में सबकी शक्लें दिख रही हैं तो पुलिस को पता तो चल ही जाएगा कि ये लोग कौन थे। और बस बड़े आराम से, इत्मीनान से जिसे कहते हैं किसी काम को अंजाम देना, वैसे इन लोगों ने ये किया है। समीर जी। सरोज जी, रोज ही बिहार के अंदर जो हो रहा है उसकी रोज हम चर्चा कर रहे हैं लगातार। खेमका जी से जो शुरू हुआ है, एक बड़े उद्योगपति की हत्या के बाद से लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही है। जब नीतीश कुमार के पास भी गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री भी है, ये भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए कि अगर भाई नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय नहीं समझ रहा है तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को गृह मंत्रालय दे दे। एक भी इतनी बड़ी घटना घट गई, क्या नीतीश कुमार ने सामने आकर कोई बयान दिया है? क्या नीतीश कुमार ने पत्रकार वार्ता लेके बताया है कि पुलिस वो क्या कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार ने बिहार के डीजीपी या बड़े अधिकारियों को तबादला किया, नई नियुक्तियां की है? नीतीश कुमार पूरी तरीके से मौन है। हत्याएं रोज हो रही है, पार्टी अपना पक्ष लगातार रख रही है कि नहीं नीतीश कुमार के इसमें क्राइम कम हो रहा है, लेकिन जनता सब देख रही है ना, सारा टीवी के ऊपर कैद हो रहा है। मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार से अब गृह मंत्री बिल्कुल के रूप में वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। और इसी तरह से अगर विधानसभा चुनाव तक, अभी 90 दिन दूर है चुनाव, अगर यही हालत रही तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुझे लगता है नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब देना मुश्किल होगा। और मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है कि जितने भी एनडीए के मुख्यमंत्री है उन सभी को योगी आदित्यनाथ से एक दिन की क्लास लेना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को लेके, कि प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कैसे लगाया जाता है। नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं या उनकी सरकार इस पर क्या कहती है, उससे बड़ा महत्वपूर्ण है कि पुलिस क्या इस पर कहती है। वो मैं आपको भी बयान जिसका जिक्र करता मैं सुनाऊंगा अभी आपको बयान, वो उससे पहले लेकिन एक बार फिर आप इस तस्वीर को देख लीजिए। ये पारस अस्पताल है पटना का। 4 अपराधी बेखौफ हाथों में पिस्तौल लेकर के कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। वहां जहां एक दूसरा अपराधी जो जेल से बाहर छूटा पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए, अंदर घुसकर सबने फायरिंग करी और उसके बाद बड़े आराम से फिर बाहर निकलकर भाग भी गए ये लोग। इनमें से कोई अभी फिलहाल पकड़ा नहीं गया। रोज खासकर पटना से किसी ना किसी अपराध की खबर आती है। अभी बैंक मैनेजर का शव कुएं के अंदर मिला था, वो खबर आपने देखी थी। उससे पहले एक बड़े उद्योगपति की हत्या हो गई थी। मैं आपको दूसरा अपराध के बारे में बता रहा था। 20 साल के लड़के की धारदार हथियारों से उसको काट करके उसको मार डाला गया दानापुर में। तो ये सब कुछ चल रहा है बिहार के अंदर। अब नेता लोग जो हैं कहते हैं कि अपराध कहाँ नहीं होता, लेकिन यहाँ चुनाव है तो इसको ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। अपराध इस किस्म के हो रहे हैं और इतने हो रहे हैं बिहार के अंदर, उसकी चर्चा ना हो तो चर्चा क्यों ना हो? अपराध तो ठीक है, अपराध होंगे, लेकिन उसके बाद सरकार का रिएक्शन कैसा है ये बहुत काउंट करता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार का अपराधियों के प्रति रिएक्शन जो है वो काबिले तारीफ है। बिहार में अब रिएक्शन तो दिखाई है। अब वो कहते हैं हमने एनकाउंटर कर दिया जिसने वो गोपाल खेमका का मर्डर किया था, वो उसको कह रहे हैं हमने भी देखिए पुलिस ने अपना काम कर दिया। मैं आपको पुलिस की बात सुनवा देता हूं। अब आप ये तस्वीरें देखते रहिए और इसके साथ आप बिहार के एडीजी कुंदन कृष्ण जी का बयान सुनिए, उनका जस्टिफिकेशन सुनिएगा आप क्राइम को लेकर के और क्राइम के आंकड़ों को लेकर के। इस तस्वीर के साथ उनका जरा बयान सुना दीजिए। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नजरिया दिया गया है। तो सुना आपने एडीजी साहब क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस सीजन में खेती किसानी नहीं होती है, गांव में लोग फ्री होते हैं, काम नहीं होता है उनके पास खेत में जाकर के कुछ करने के लिए, किसान फ्री है तो लोग क्या कहते हैं पैसा कमाने के लिए अपराध कर लेते हैं।
सुपारी उठाने लगे हैं लड़के। ये कह रहे सीजन है ये अपराध का। पूरा तो उन्होंने कहा है लंबे बयान में कि इन महीनों में मई जून में हमेशा हर साल अपराध बढ़ जाता है बिहार के अंदर, हमेशा ऐसी वारदातें होती हैं। वजह उन्होंने बताई दी कि खेती का काम नहीं होता इसलिए अपराध होता है, और लड़के जो हैं बस वो अब सुपारी लेते हैं और गोली चलाने लगते हैं। इतना आसान है सर। बहुत हास्यास्पद बयान है ये कुंदन कृष्णन जी का, एडीजी हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सोच समझकर बयान देना चाहिए। और मुझे इस प्रकार की हत्याओं को देखते हुए ये लग रहा है कि बिहार पुलिस की जो हनक है वो समाप्त हो गई है। अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ समाप्त हो गया है। कानून व्यवस्था से आप याद करिए 1998 में इसी तरह से अस्पताल में घुसकर ब्रिज बिहारी की हत्या हुई थी। रमा देवी के जो पति थे और उस समय मंत्री थे बिहार सरकार में, उनकी हत्या की थी वो श्री प्रकाश शुक्ला और इन लोगों ने। श्री प्रकाश शुक्ला ने। वैसे ही कुछ बात है। अब देखिए कितने आराम से इन तस्वीरों में देखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से। अभी 4 भागे हैं, पांचवा अभी उसमें, पांचवा तो टहलता हुआ निकला है। नहीं, पांचवा ये आश्वस्त होने का प्रयास कर रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अंदर वाला व्यक्ति मर गया कि नहीं मर गया। चारों ने गोली मारी है इतने आराम से। हॉस्पिटल में और पारस अस्पताल के इस कॉरिडोर में कोई नहीं है। हो सकता है सुबह का समय रहा होगा, लेकिन पारस पटना में बहुत प्राइम लोकेशन पे है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बहुत कहीं इलाका उसका दूर है। जब 98 में भी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उसकी हत्या हुई थी ब्रिज बिहारी की, तो वो थोड़ा दूर पड़ता था। ये तो बीच शहर में है पारस हॉस्पिटल, और यहां इस प्रकार से 5 व्यक्ति का घुसना। और मुझे तो लगता है कि इस पर सीसीटीवी का कंट्रोल रूम होगा अस्पताल में, उस कंट्रोल रूम में कोई बैठा भी तो होगा। किसी ने कोई शोर नहीं मचाया, किसी ने कहीं पुलिस को अलर्ट नहीं दिया। इसके बाद ये लोग निकल के चले गए, और उस पर से कुंदन कृष्णन जी का ऐसा हास्यास्पद बयान, वो तो बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। खेती किसानी करने एग्जैक्टली सुनने वाले को यही लग रहा है कि अच्छा भाई, जब खेती नहीं करते तो क्या गोली चलाने लगते हैं? कोई काम नहीं मिलेगा, बिहारियों को तो गोली चलाने लगेंगे। ये तो बहुत ही अपमानजनक बयान है बिहार के लोगों के लिए। और बिहार में इतने लंबे समय से कुंदन जी अफसर रहे हैं, पता नहीं किस मानसिकता में ऐसा बोल गए। उनको एडीजी अगर हैं तो उनको अपराधियों को धरपकड़ में ध्यान देना, वो डेटा से प्रूव करना चाहते हैं कि इन महीनों में अपराध बढ़ता है। अब ये देखिए, जब आप कुछ कर नहीं पाते हैं ना, आंकड़े बड़े बड़े फ्रॉड को समर्थन देते हैं। चाहे वो किसी भी चीज में आंकड़े हों, इलेक्शन के भी आंकड़ों को उठा के देखिए, ये जाति उधर गई, वो जाति उधर गई। जब आपके पास काम करने को कुछ नहीं होता और बुद्धि विलास करने में लग जाते हैं आप, तब आप आंकड़ों का सहारा लेते हैं। और ये कह रहे हैं सीजन है क्राइम का। अरे क्राइम का कोई सीजन होता है? ये सावन है भाई साहब, ये भोले बाबा का सीजन है। आप तो क्राइम का सीजन बता रहे हैं इसको। मतलब मैं तो हैरान हूं कि एक तरफ बिहार के पटना में, राजधानी में, जबकि जहां की अभी प्रशासनिक तबादले किए गए हैं, वहां के कमिश्नर बदले गए, वहां के सीनियर एसपी बदले गए, उसके बाद खेमका जी की हत्या होती है, उसके बाद बैंक मैनेजर के कुएं में लाश मिलती है, और उसके बाद पारस जैसे अस्पताल में सरेआम बगैर मुंह ढके कोई प्रयास किए हुए 5 आदमी गन लेके घुसता है। ये भी इंपॉर्टेंट है सर कि कोई किसी ने चेहरा भी नहीं ढका। क्यों ढकेगा जब पुलिस का डर ही नहीं है उनको? और उनको ऐसा नहीं है कि पता नहीं होगा कि सीसीटीवी नहीं है अस्पताल में। अगर इतने कॉन्फिडेंट है, और सबके हथियार देखिए, कट्टा नहीं है। 2 लोगों के पास, जो मैं यहां से देख पा रहा हूं विजुअल में, बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन है। तो होगा गैंगवार यार, लेकिन गैंगवार को अगर पटना में अंजाम दिया जाए, सरेआम राजधानी में, जहां से मुख्यमंत्री आवास 5 किलोमीटर मुश्किल से नहीं होगा, सौरभ जी, तो ये बड़ी चिंता की बात है। बोलिए। सौरभ जी, एक चीज कहना चाहता हूं, लॉ एंड ऑर्डर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पुलिस का खौफ हो सबके ऊपर, खासकर क्रिमिनल्स के ऊपर। आप बॉबी को देखिए लंदन के अंदर, वो एक स्टिक लेके जाता है, लेकिन उसके खड़े होने से खौफ होता है कि अब कोई घटना नहीं यहां घटने वाली, क्रिमिनल घटना। उसी तरीके से अगर बिहार में पुलिस का खौफ नहीं है, ये तो होना ही है। वैसे 2.5 लाख का कादर, अगर इनकी जगह हम लोग होते तो हम ये डिसाइड करते कि अभी तक मीटिंग्स क्यों नहीं हुई, टास्क फोर्सेस क्यों नहीं बने, हर जगह पे इंटेलिजेंस क्यों नहीं गैदर हो रही। क्योंकि 3 ही रीजन है, 3 ही कारण है जिसकी वजह से इतने क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं। एक तो आपने बता ही दिया कि खौफ नहीं है, दूसरी चीज होती है कि पर्सनल रंजिश हो, चाहे वो लैंड की हो, या तीसरी चीज होती है जो फिरौती या फिर लूटपाट का केस हो, और आखिरी चीज होती है पॉलिटिकल। बट ये कहना कि इस सीजन में बड़े हैं, मैं इससे इतना ज्यादा अग्री नहीं कर रहा, जितना मैं कहूंगा कि इस सीजन जो पॉलिटिकल इलेक्शंस आने वाले हैं और ये इतने बड़े हैं, तो कुछ ना
ना कुछ इसके ऊपर भी। वो उन्होंने ये भी कहा एडीजी साहब ने कि चुनाव आने वाला है तो हाईलाइट किया जाता है ऐसी चीजों को। नहीं, अब एडीजी साहब तो अपनी नाकामी छुपा रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस की नाकामी छुपा रहे हैं। अगर उनके पास अब आप बताइए खेमका मर्डर केस में क्या हुआ, उस व्यक्ति का इनकाउंटर किया गया जिसने हथियार सप्लाई किया, ना जिसने गोली मारी उसको कुछ हुआ, मतलब अरेस्ट हो जाए जो हो जाए, लेकिन इनकाउंटर तो उसका हुआ ना कि जो सप्लायर था जी। तो ये सारी चीजों को देखिए पुलिस कर क्या रही है। क्या खेमका मर्डर केस अभी तक क्रैक हुआ? जिनको पकड़ा आपने, कुछ पुलिस ने बताया कि क्यों मर्डर हुआ? आप अजीबोगरीब तर्क गढ़ते हैं। उन्होंने एक चीज बताया कि हमने सेल बनाया है एक इस बार, मतलब ये सुपारी किलिंग से डील करने के लिए। अरे सेल बना लो, जेल बना लो, रेल बना लो, लेकिन अपराधियों की रेल तो बनाओ। बिहार में अगर इसी तरह चलता रहा तो हमने तो वो जंगल राज बिहार का देखा है। हमें मजबूर किया जा रहा है बिहार के कि जंगल राज कहना आरंभ कर दिया जाए बिहार को।